साथियों नमस्कार। आइए समझते हैं कि भारत के इस महाअभियान ने जो 23 अगस्त को घटित हुआ है, जिसमें चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा गाड़ा है, उसके बाद दुनिया में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा। और ये सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी सुखद अनुभूति है। और यही कारण था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा से लौटते हुए दिल्ली न आकर सीधे बंगलौर में वैज्ञानिकों को आशीर्वाद देने के लिए और इस खुशी को बांटने के लिए पहुंच गए। उन्होंने वहां पर भाषण करते हुए कहा कि यह विजयी भारत का शंखनाद है और अंतरिक्ष में भारत का जय जय घोष है। और इस प्रकार भारत को दुनिया यह समझने लगी कि भारत एक बड़ी महाशक्ति और ख़ासतौर से स्पेस में, अंतरिक्ष में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और भारत ने उन तमाम विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो और जापान हो। इन सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत आगे बढ़ गया है। इससे दुनिया में भारत का कद जो है बहुत ऊंचा हुआ है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि चांद के इस तरह के चंद्रमा पर भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के उतरने के बाद दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों, विज्ञान, कला, संस्कृति, वातावरण, पर्यावरण और इन विभिन्न क्षेत्रों में कैसे बदलाव आएगा। सबसे पहले हम कला और संस्कृति को देखते हैं। कला और संस्कृति में भारत में हजारों फिल्में और हजारों गाने बनाए गए हैं, जिसमें पत्नी और प्रेमिका की तुलना चांद से की जाती थी। और शायद अब पत्नी और प्रेमिका भी ये जान चुके हैं कि चांद कोई ऐसी उजाली वाली चीज़ नहीं है। चांद भी एक मिट्टी है और चांद भी काला है। अब शायद अगर उसकी तुलना फिर चांद से की जाए तो पत्नी और प्रेमिका नाराज हो सकती हैं और मानहानि का दावा भी दायर कर सकती हैं। तो ऐसी दशा में अब कला और संस्कृति और फिल्मों के क्षेत्र में शायद चांद पर उस तरह के गाने नहीं बनेंगे और शायद अब प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को चांद के कसीदे नहीं सुनाएंगे। और इस तरह से एक जबरदस्त परिवर्तन भारतीय कला और संस्कृति और सिनेमा के क्षेत्र में आएगा। और इसी प्रकार से ये भारत की जो अंतरिक्ष क्रांति है, ये भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखने के लिए दुनिया को विवश कर देगी। और भारत ने शायद अब, आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कितनी छोटी सी शुरुआत 1942 में भारत के प्रथम पीढ़ी के वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा और मेघनाथ साहा ने की थी। और इसके बाद होमी जहांगीर भाभा की तो अंतरिक्ष दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, अन्यथा भारत आज बहुत तेजी से विकास कर रहा होता। लेकिन 1962 में दूसरी पीढ़ी के वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की आधारशिला रख दी थी और 1969 में इसी का नाम इसरो हो गया। और हम पहले आपको बता चुके हैं 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट आसमान में गया था। अगर हम देखें तो इसके आगे अब वो चांद वहाँ पे क्या करेगा, लैंडर और रोवर अपना काम कर रहे हैं और लगातार वहाँ से चित्र बना करके वहाँ से फोटो ऑर्बिटर के माध्यम से यहाँ पर आ रही है। और चांद पर ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, जिन पर हजारों और अरबों साल से वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं गई है। शायद इसका अध्ययन ये चंद्रयान 3 का रोवर और लैंडर कर रहा है। इस वहाँ पे बर्फ है या वहाँ पे धातुएं हैं, वहाँ पे एल्युमिनियम है, वहाँ पे पानी है, वहाँ पे बर्फ है, वहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें होंगी। और अब ये बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि जब वहाँ पर लोग रहेंगे तो किस प्रकार के वहाँ पर हीटर लगाए जाएंगे, किस तरह के वहाँ पर एसी लगाए जाएंगे और कैसे वहाँ पे लोगों की कॉलोनी बसेगी। तो ये इस बारे में भी हमारे अब जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको सीखना चाहिए कि वहाँ अगर कॉलोनी बसेगी तो वहाँ पे नए नए क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि वहाँ पानी जो है नम है, बर्फ़ के रूप में है, तो वहाँ नम बोतलों के रूप में पानी जो है वहाँ उपलब्ध होगा। तो ऐसी कॉलोनी को बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो चांद में ऐसी कॉलोनी के लिए अमेरिका के जब वैज्ञानिक वहाँ पर पहुँचे थे, नासा 1 में 20 जुलाई 1969 को
तो वहाँ पर उन्होंने उनके लगातार 6 मिशन सफल हुए थे और उसमें 12 लोग वहाँ पर चांद पर पैदल चले थे और वो सभी अमेरिकी थे। और अभी भी उसमें 4 अमेरिकी जीवित हैं जो 12 लोग उसमें चले थे। और अपोलो 11 में चलने वाले पहले यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे और उसके बाद जो दूसरा आदमी एल्ड्रिन था वो आज भी जिंदा है। और ये खुशी की बात है कि उनके ऊपर और जो वहाँ पे अमेरिका ने मिरर्स छोड़े थे उनका नाम बज एल्ड्रिन या बज लाइट ईयर के नाम से रखा है और उनके ऊपर तमाम फिल्में बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं। तो अमेरिका ने उस समय कॉलोनी के बारे में बनाने के लिए सोचा था और अमेरिका के इस अध्ययन में बताता है कि वहाँ पे जिस तरह की कॉलोनी की कल्पना की गई थी उसको टोलाइडन के नाम से जाना जाता है। और भी कई तरह के मॉडल विकसित किए गए जैसे सिलिंड्रिकल और अन्य मॉडल भी विकसित किए गए, लेकिन टोलाइडन में ये कहा गया था कि एक ऐसी सुरंग बनाई जाएगी जिसमें 10,000 लोग रहेंगे और गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित उसको कृत्रिम रूप से कंट्रोल किया जाएगा। वहाँ पर हरी भरी खेती होगी, वहाँ कीटनाशक खेती होगी और वहाँ पे हरे भरे मैदान होंगे और इस तरह से 10,000 लोगों की कॉलोनी बनाने की योजना थी। लेकिन बाद में अमेरिका इस योजना को नहीं कर पाया। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जब अभी 20 जुलाई को 50वीं वर्षगांठ अपोलो 11 की मनाई तो उन्होंने कई प्रकार के चित्र उकेरे हैं और कई प्रकार के उद्देश्य उन्होंने जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे जो उन्होंने उसका 50वीं वर्षगांठ के समय एक आकृति उसकी बनाई थी कि कैसी कॉलोनियाँ बनेंगी। उसमें एक तो है मून शॉट और दूसरा चीज़ है अमेरिकन मून शॉट्स, डेस्टिनेशन मून, बाउंड मून एंड फार फ्रॉम द मून एंड लिगेसी ऑफ द legacy of the Apollo and future of moon। तो इस तरह की कई तरीके की चीजें की गई थी। अब आते हैं कि भारत इसके आगे वहाँ के खनिजों की खोज के बाद, वहाँ के वातावरण की खोज के बाद, वहाँ पे कॉलोनी की खोज के बाद और भारत के तमाम उद्योगपतियों में भी ये जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है और दुनिया में भी इसका परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी जो आदित्य L1 जाएगा उसकी कल्पना अगर हम भारतीय वेदों और पुराणों और अपने उपनिषदों में देखें तो इसकी कल्पना बहुत पहले से की गई थी और उसमें कहा गया था कि सूर्य अनंत ऊष्मा और प्रकाश और ऊर्जा का भंडार है। और सूर्य को कहा गया था कि सूर्य को एक रथ जो है खींचता है जो 7 रंग का होता है। जैसे प्रकाश की किरणों में 7 रंग हैं और जैसे म्यूजिक में 7 प्रकार के स्वर होते हैं और जैसे ही 7 प्रकार के इसी प्रकार की 7 बहनें हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये जो सूर्य है वो हमारी रक्षा करता, हमें प्रेरणा देता है और हमें एक बौद्धिकता की प्रेरणा देता है। 170 से अधिक स्थानों पर इसके बारे में वर्णन, सूर्य के बारे में वर्णन किया गया है और उसमें ये भी कहा गया है कि सूर्य हमारा रक्षक है और सूर्य उसी प्रकार से कुशल क्षेम जानने के लिए हमारे लिए रोज सामने उगता है और वो जानता है कि हमारी नदियाँ कैसी हैं, हमारी संततियाँ कैसी हैं, हमारी वनस्पतियाँ कैसी हैं, हमारे आदमी कैसे हैं, हमारे पहाड़ कैसे हैं। वो इनकी हाल चाल कुशल क्षेम जानने के लिए आता है। तो इस प्रकार से भारत के उपनिषदों, पुराणों और अन्य ग्रंथों में उसकी कल्पना की गई है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम में लिखा है कि जैसे हम नदी में नाव में बैठ करके यात्रा करते हैं तो लगता है कि नदी चल रही है, उसी प्रकार के से सूर्य की गति ज़्यादा, सूर्य हमको चलता हुआ दिखाई देता है। और बृहद संहिता में बारामीर ने कहा था कि जब मकर संक्रांति होती है तभी से शुभ घड़ियां शुरू होती हैं। और इस प्रकार से इन ग्रंथों में और हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें पहले से सूर्य की महिमा का वर्णन किया गया है। और आदित्य L1 अब
वहाँ पे जा रहा है और आदित्य L1 वहाँ जा करके विभिन्न चीज़ों का अध्ययन करेगा। वो ये अध्ययन करेगा किस प्रकार से वहाँ पर जो हमारी किरणें आती हैं या जो हमारा प्रसारण की चीज़ें हैं वो किस प्रकार से प्रभावित हो सकती हैं भविष्य में। और इसके अलावा उसके फोटोस्फीयर का, उसके क्रोमोस्फीयर का भी अध्ययन वहाँ पर वो करेगा। और ये लैग्रेंज पॉइंट 5, और लैग्रेंज पॉइंट वो होता है जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में वो जगह होती है। इस तरह के 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं और भारत L1 लैग्रेंज पॉइंट पर ये अपने आदित्य L1 को स्थापित करेगा। और लैग्रेंज पॉइंट 1 भारत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। वहाँ पर वो बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य का अध्ययन कर सकता है। और ये लैग्रेंज पॉइंट इस तरह के 5 पॉइंट हैं जहाँ पर हम बेरोक टोक यानी कोई भी बिना बाधा के, ना तो वहाँ पे सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव पड़ेगा और हम लगातार सूर्य का अध्ययन कर पाएंगे। तो भारत इसमें उसमें क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर का अध्ययन करेगा, वहाँ से निकलने वाले विकिरणों का अध्ययन करेगा और उसके बाद ये हम सूर्य के बारे में और कुछ जान पाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भारत कितनी तेजी से आगे की तरफ विकास कर रहा है और इसने पूरे भारत की जो कल्पना थी उसको साकार किया है। और अभी भारत नए अंतरिक्ष यानों की तरफ आगे बढ़ रहा है। आदित्य L1 के बाद भारत शीघ्र ही जो है गगनयान बनाएगा और ये आर्टेमिस समझौते में भारत एक हस्ताक्षर करता है और अमेरिका के साथ मिलकर के भारत गगनयान पर काम कर रहा है, जिसमें 400 किलोमीटर की दूरी पर 3 व्यक्ति जा करके अंतरिक्ष में भ्रमण करेंगे। और इसके पहले गगनयान 1 छोड़ा जाएगा और गगनयान 1 जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस आएगा, ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि जो गगनयान जा रहा है वो पूरी तरह से सफल है और उसके आने और जाने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, और गगनयान 2 जब भेजा जाएगा तो उसमें एक व्योम मित्र महिला भेजी जाएगी, जिससे यह समझा जाएगा कि आदमियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है वो, क्योंकि व्योम मित्र बिल्कुल आदमी जैसा ही होगा। और उसके ऊपर अध्ययन के उसके सफलतापूर्वक आने के बाद फिर हम गगनयान 3 में मानवयान होगा और उसमें मनुष्य जाएंगे। इस प्रकार के 3 व्यक्तियों का चयन कर लिया गया और उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। तो भारत गगनयान के साथ ही भारत शुक्रयान के लिए भी कार्यक्रम बना चुका है और अगले वर्ष 2024 में भारत शुक्र पर जाने के लिए भी अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। और इसके अलावा भारत मंगलयान पर भी जाने की तैयारी कर रहा है। और मंगलयान 2, क्योंकि मंगलयान 1 हमारा 13 में छोड़ा गया था, जो कि अभी भी काम कर रहा है, और मंगलयान के बाद अब दूसरा मंगलयान 2 भेजा जाएगा, जिसमें अधिक डेवलप्ड रोवर और लैंडर भेजे जाएंगे, ताकि वहाँ पे भारत अपना झंडा गाड़ सके और भारत वहाँ पे मंगल का भी अध्ययन कर सके। क्योंकि मंगल को भारत का कि पृथ्वी का भाई माना जाता है, इसलिए भारत अब जो है वहाँ पर भी अध्ययन करेगा। और शुक्र को चूँकि बहन माना जाता है, जुड़वा बहनें माना जाता है पृथ्वी की, और इसलिए शुक्रयान भी भारत को भेज रहा है। तो बहनों और भाइयों का ये अध्ययन भारत तेजी से कर रहा है। और ये और इसके साथ ही साथ गगनयान के साथ ही साथ भारत लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन या ल्यूपेक्स अमेरिका की जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर के बना रहा है, जिसको अगले साल छोड़ेगा। और इसमें हम लूनर एक्सप्लोरेशन में जो वहाँ पोल्स पर और ज़्यादा खोज है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ये हमारा चंद्रयान 4 जो भारत और जापान की दोनों एजेंसियां मिल करके कर रही हैं, वहाँ पर इसको किया जाएगा। इसके अलावा भारत और अमेरिका मिल करके निसार 1 का भी निर्माण कर रहे हैं। और इसके द्वारा, निसार 1 के द्वारा भारत के या विभिन्न क्षेत्रों में या पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम, ज्वालामुखी, पर्वत, पहाड़, नदियां और इनका जो है अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ भारत एक्सपोसैट
का भी अध्ययन कर रहा है और एक्सोसैट को जल्दी से भेजेगा। और इसके अंतर्गत एक्स किरणों का या विकिरण किरणों का कैसे होता है, कैसे प्रभावित होती है पृथ्वी, इसका भी अध्ययन इसमें किया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत आने वाले दिनों के लिए बहुत सारे अंतरिक्ष में अभियान बना रहा है। और ये जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये एक विजय घोष है, शंखनाद है, भारत के अंतरिक्ष में जीत जो है हुई है और अब हमारे कदम रुकने वाले नहीं हैं। और ये सभी भारतीयों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन का दिन आने वाला है। भारत की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो जो भी यहाँ पे विकास से संबंधित समस्याएं हैं, उसके लिए भी ये अंतरिक्ष यान हमारे लिए सफल साबित होगा। और साथ ही साथ भारत को दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में इसकी महान भूमिका होगी। इसलिए उन भारतीय वैज्ञानिकों को जिन्होंने इसको बनाया है, और विशेष रूप से यम सोमनाथ जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, उनके अंतर्गत ये जो उपलब्धि मिली है वो उससे भारत की न केवल अंतरिक्ष में धाक जमी है और बल्कि एक आर्थिक ताकत के रूप में भारत उभरा है। और भारत उन्नत देशों से भी आगे निकल गया है। और भारत इस तरह के जो जियोपॉलिटिकल संबंध हैं और भू राजनीतिक स्थितियां हैं, उनमें भी परिवर्तन लाने में सक्षम हो जाएगा। और भारत की सोच को सभी लोग जानते हैं कि भारत विश्व में अपनी इस विज्ञान की खोज का प्रयोग दुनिया के विकास के लिए करेगा। और अंतरिक्ष और जो हमारा यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है कि दुनिया की रक्षा के लिए और ये दुनिया की रक्षा के लिए, दुनिया के समक्ष आने वाली समस्याओं के निदान के लिए ही ये हमारी खोज है। इसलिए विज्ञान और हमारा जो एक पैमाना है, ये हमारी जो संस्कृति का जो एक मूल मंत्र है कि वसुधैव कुटुम्बकम, हम इस विज्ञान की खोज को और विज्ञान की खोज से उत्पन्न तमाम तरीके की जो अन्य उपलब्धियां हैं उसका प्रयोग मानव जाति की भलाई के लिए करेंगे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भारत का ये उपलब्धि आने वाले दिनों में भारत को प्रत्येक क्षेत्र में महानता की तरफ ले जाएगी। थैंक यू वेरी मच।